गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 371 पर आ जाइए। यूपी पीसीएस के लिए फोकस करेंगे इसमें हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज डेट हो गई है 12 अप्रैल 2021 जब ये टेस्ट रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कब प्रतिवर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाने की घोषणा की थी। प्रश्न किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो कब मनाया जाता है विश्व जल दिवस? 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। और इस वर्ष की थीम क्या है 2021 की? वैल्यूइंग वाटर। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1993 से प्रतिवर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाने की घोषणा की थी। तो 22 मार्च को संपूर्ण विश्व में विश्व जल दिवस, वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। और इस दिवस के आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जल संकट से निपटने हेतु लोगों को जागरूक करना। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1993 में हर साल 22 मार्च को यह दिवस मनाने की घोषणा की थी। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। 2 मार्च 2021 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशेनोग्राफी गोवा के वैज्ञानिकों के द्वारा किस महासागर की जीनोमिक विविधता का पता लगाने के लिए 90 दिवसीय अभियान प्रारंभ किया गया है? बताइए। 90 दिन तक चलेगा यह अभियान। किस में चलेगा? इंडियन ओशियन में, हिंद महासागर में। तो देखिए, मार्च 2021 में हिंद महासागर के जीनोमिक और प्रोटियोम विविधता के मानचित्रण के लिए CSIR NIO गोवा के 23 वैज्ञानिकों के दल ने 90 दिनों तक एक अभियान शुरू किया है। इस अभियान की शुरुआत आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम तट से शोधपोत सिंधु साधना के द्वारा की गई। ठीक है, सिंधु साधना में जाएंगे वो और 90 दिनों तक इंडियन ओशियन में रिसर्च करेंगे। इस अभियान के तहत सिंधु साधना लगभग 10,000 समुद्री मील की दूरी तय करेगी या करेगा। ठीक है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया से संबंधित मार्ग, हुगली का मुहाना, पाकिस्तान की सीमा से लेकर भारत के पश्चिमी तट तथा मॉरिशस का क्षेत्र शामिल होगा। वैज्ञानिकों द्वारा समुद्र में पाए जाने वाले बैक्टीरिया, रोगाणुओं तथा समुद्री जीवों के सेलुलर स्तर के क्रियान्वयन को समझने के लिए जल में स्थूल और पोषक तत्वों का भी पता लगाया जाएगा। भारत की यह इस तरह की पहली परियोजना है, ठीक है, जिसका उद्देश्य है जैव रसायन विज्ञान और महासागर की जलवायु परिवर्तन, पोषक तत्वों की उपयोगिता तथा बढ़ते प्रदूषण की प्रतिक्रिया को समझना। ठीक है, तो 23 वैज्ञानिक, 90 दिन इंडियन ओशन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशेनोग्राफी की स्थापना कब की गई थी? इस तरह से ही प्रश्न पूछ ले तो कब की गई थी? 1980 में नहीं, 1995 में नहीं, ये 1992 लिखा है। ठीक है, 1992 है वो, 1992, 1966 में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। वन संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1980 में। और 1992 में कुछ आया था, क्या आया था? प्रोजेक्ट टाइगर, सॉरी प्रोजेक्ट एलिफेंट। प्रोजेक्ट टाइगर है 1973 में। तो याद रखिएगा सीधे सीधे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशेनोग्राफी की स्थापना 1 जनवरी 1966 को की गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। 11 मार्च 2020 को इक्वाडोर में स्थित किस ज्वालामुखी में, ठीक है, विस्फोट होने के कारण आकाश में 8,500 मीटर की ऊंचाई तक राख के बादल छा गए तथा इस ज्वालामुखी से निकली राख ने कई क्षेत्रों में फसलों और मवेशियों को नुकसान पहुंचाया। इस प्रश्न के अंदर ही गलती से उस ज्वालामुखी का नाम दे दिया गया है। ये है, देखिए, जबकि इसको डिलीट करना है यहाँ से। तो क्या है? सेंगे ज्वालामुखी। ठीक है, सेंगे वल्कनो, हम प्रश्न करा चुके हैं इस पर पहले। ठीक है, तो 11 मार्च 2021 को इक्वाडोर में स्थित सेंगे ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ और विस्फोट के बाद आकाश में 8,500 मीटर की ऊंचाई तक राख के बादल छा गए। ज्वालामुखी से निकली राख ने कई क्षेत्रों में फसलों और मवेशियों को नुकसान पहुंचाया। और विश्व भर में सबसे अधिक जो एक्टिव वोल्केनो हैं, सक्रिय ज्वालामुखियों में, यह ज्वालामुखी इक्वाडोर में सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित पर विचार करना है। 30वां सरस्वती सम्मान सनातन के लिए और 29वां सरस्वती सम्मान चेकबुक के लिए। बिल्कुल, 30वां सरस्वती सम्मान सनातन के लिए मिला है किसको? किसको देने की घोषणा की गई है? डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को। और 29वां बासदेव मोही।
ये दोनों के दोनों सुमेलित हैं, सी है इसका आंसर। तो 30 मार्च 2021 को प्रसिद्ध मराठी लेखक हैं ये डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले। 2020 का प्रतिष्ठित 30वां सरस्वती सम्मान दिए जाने की घोषणा इनको की गई और यह सम्मान उन्हें उनके मराठी उपन्यास सनातन के लिए दिया जाएगा। इम्पोर्टेंट है, मराठी से संबंधित हैं लेखक हैं। इससे पहले 29वें सरस्वती सम्मान 2019 वो मिला था सिंधी साहित्यकार को। तो इस बार मराठी में, पिछले बार वाला सिंधी लेखक थे वासुदेव मोही और उनका उपन्यास या रचना है चेकबुक। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है उसके तहत कितनी धनराशि सम्मान के तौर पर दी जाती है, बताइए। 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है रजनीकांत जी को। ठीक है, कितनी धनराशि मिलती है इसमें? 5 लाख रुपए से तो ऊपर मिलते हैं, 50 लाख नहीं मिलते, 10 लाख रुपए की धनराशि मिलती है। तो 1 अप्रैल 2021 को प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता रजनीकांत को वर्ष 2020 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई। यह पुरस्कार भारत सरकार की ओर से दिया जाने वाला फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सम्मान है। ठीक है, इस पुरस्कार के तहत एक सोने का कमल मिलता है, 10 लाख रुपए मिलते हैं और एक शॉल प्रदान की जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला स्टेटमेंट है 5 अप्रैल को देश भर में राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है और इसका उद्देश्य है लोगों में भारतीय जहाजरानी उद्योग की गतिविधियों और देश की अर्थव्यवस्था में इसकी भूमिका से अवगत कराना। दूसरा तो करेक्ट है, 5 अप्रैल को, 1 अप्रैल को, 5 अप्रैल को ही मनाया जाता है। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो 5 अप्रैल 2021 को देश भर में 58वां राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया और इस दिवस का उद्देश्य क्या है? लोगों को भारतीय जहाजरानी उद्योग की गतिविधियों और देश की अर्थव्यवस्था में इसकी भूमिका से अवगत कराना। और वर्ष 2021 के लिए राष्ट्रीय समुद्री दिवस की थीम क्या है? कोविड-19 से आगे सतत नौ परिवहन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। हाल ही में एन.वी. रमना ने भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली। उनका ये कार्यकाल कब तक रहेगा? 2023 तक, 25 तक, 24 तक, 22 तक? 25 तक नहीं रहेगा, 24 तक भी नहीं, ये रहेगा 2022 तक, वर्ष 2022। तो 6 अप्रैल 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन.वी. रमना को भारत का 48वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। इस पद पर उनका कार्यकाल 26 अगस्त 2022 तक रहेगा। और ये जो एन.वी. रमना हैं वो आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं और सन 2000 में आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट के स्थायी जज के तौर पर नियुक्त किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। विगत 8 से 10 वर्षों के दौरान भारतीय शेयरों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों का निवेश घटा है। आरबीआई की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार शुद्ध विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रवाह जनवरी 2021 के अंत तक 36.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जो एक साल पहले 44 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। यानी दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि घट गया है, पहला कह रहा है घट गया है। दोनों के दोनों ब्लंडर मिस्टेक हैं। ठीक है, दोनों के दोनों गलत हैं। विगत 8 से 10 वर्षों के दौरान अगर 2013 से अब तक देखें तो भारतीय शेयरों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों का निवेश बढ़ा है, घटा नहीं है। और आरबीआई की नवीनतम रिपोर्ट कहती है कि जनवरी 2021 के अंत तक 44 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया था शुद्ध विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रवाह, जो इससे पहले साल 36.3 बिलियन था। तो उल्टा करोगे तो करेक्ट होगा, वरना गलत है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, डी है इसका आंसर। तो उपयुक्त दोनों कथन गलत हैं क्योंकि भारतीय शेयरों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों का निवेश चालू वित्त वर्ष में 10 मार्च तक 36 बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया है, जो वित्त वर्ष 2013 के बाद से सबसे अधिक है। तो पहला वाला गलत है। ठीक है, आरबीआई की नवीनतम रिपोर्ट कहती है कि शुद्ध विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रवाह जनवरी 2021 के अंत तक 44 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जो पिछले साल, उससे पहले साल 36.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। तो बढ़ा है ना, घटा थोड़ी है। तो गलत है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। मूडीज एनालिटिक्स के अनुसार 2021 में भारत की जीडीपी वृद्धि कितनी अनुमानित है? कितनी अनुमानित की है मूडीज एनालिटिक्स ने? 12%। तो मूडीज एनालिटिक्स मूडीज कॉरपोरेशन की सहायक कंपनी है।
जिसे वर्ष 2007 में मूडीज़ इन्वेस्टर सर्विसेज से अलग नॉन रेटिंग गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए स्थापित किया गया था। मूडीज़ एनालिटिक्स के अनुसार वर्ष 2020 में 7.1% के अनुबंध संकुचन के बाद जो भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट है यानी सकल घरेलू उत्पाद है, वर्ष 2021 में 12% बढ़ने की संभावना है। देखिए, दिसंबर 2020 को समाप्त तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर भारत की कितनी थी? 0.4% रही और मूडीज़ ने लगा दी है कि 12% पूरे 2021 में। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। फरवरी 2021 में कौन राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? हर्ष चौहान। हर्ष चौहान, ऑप्शन नंबर सी। 29वां व्यास सम्मान वासुदेव मोही। तो देखिए, फरवरी 2021 में हर्ष चौहान राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए। इस पद पर उन्होंने नंद कुमार साय का स्थान लिया है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट है ये या ये, इससे बनते हैं प्रश्न। ठीक है, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 में संशोधन करके 89वां संशोधन था वो, 2000 अधिनियम था 2003, इसके माध्यम से हुई थी। और अनुच्छेद 338 में एक और जोड़ा, का जोड़ दिया उन्होंने, ए जोड़ दिया, 338 का ए। ठीक है। अच्छा, कल एक यूपीएससी में प्रश्न था नाबार्ड को लेकर, उसमें एक प्रिंटिंग मिस्टेक थी। सांविधिक का संवैधानिक लिख रखा है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना रखा है नाबार्ड को, गलत है वो, क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया है वो। नाबार्ड इज अ स्टैचुरी बॉडी। ठीक है, सांविधिक निकाय है नाबार्ड। चलिए, तो देखिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में एक तो होता है अध्यक्ष, एक होता है उपाध्यक्ष, 3 होते हैं सदस्य। ठीक है, और इन सबकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। इनका जो कार्यकाल है वो पदभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्षों तक का होता है। वो इसमें अगर अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष को कैबिनेट, संघ के कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है, और जो उपाध्यक्ष है ये, इसको राज्य के मंत्री का दर्जा दिया गया है। ये चीज़ भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। 17 से 18 फरवरी 2021 के बीच नौसैनिक अभ्यास ईरान रूस समुद्री सुरक्षा बेल्ट, ईरान रूस समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2021 में कहाँ आयोजित किया गया? बंगाल की खाड़ी में नहीं, खंबात की खाड़ी में नहीं, फारस की खाड़ी में भी नहीं, हिंद महासागर के उत्तरी भाग में, ऑप्शन नंबर सी। तो 17 से 18 फरवरी 2021 को नौसैनिक अभ्यास ईरान रूस समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2021 हिंद महासागर के उत्तरी भाग में आयोजित किया गया। ठीक है, इस नौसैनिक अभ्यास में ईरान और रूस के साथ साथ भारत ने भी भाग लिया। ईरानी सेना, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी कॉर्प्स, दोनों की नौसेना डिज़ाइनों के बलों और जहाज़ों ने ड्रिल में भाग लिया, और ड्रिल में 17,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर किया उन्होंने। और देखिए, इस नौसैनिक अभ्यास में अपाच जहाज़ों को आज़ाद कराने, पायरेसी ऑपरेशन एवं खोज और बचाव कार्यों सहित कई गतिविधियों को संचालित किया गया। ईरान रूस समुद्री सुरक्षा बेल्ट, ईरान, रूस और भारत का नौसैनिक अभ्यास है। क्वेश्चन नंबर 13, क्या नाम है इनका? 25 फरवरी 2021 को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने भारतीय अर्थशास्त्री लिगिया नोरोन्हा को किस पद पर नियुक्त किया है? बताइए, किस पद पर नियुक्त हुई हैं? भारतीय हैं इसलिए इम्पोर्टेंट है। सहायक महासचिव एवं न्यूयॉर्क स्थित यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम कार्यालय की प्रमुख। ठीक है, सहायक महासचिव और न्यूयॉर्क स्थित यूएनईपी कार्यालय की प्रमुख। तो 25 फरवरी 2021 को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने भारतीय अर्थशास्त्री, ठीक है, इंडियन इकोनॉमिस्ट है ये, लिगिया नोरोन्हा को सहायक महासचिव और न्यूयॉर्क स्थित पर्यावरण संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम कार्यालय का प्रमुख यानी हेड नियुक्त किया है। बात करें लिगिया नोरोन्हा की, तो लिगिया नोरोन्हा को सतत विकास के क्षेत्र में लगभग 30 वर्ष का अनुभव है। वे नैरोबी में यूएनईपी के आर्थिक विभाग में बतौर निदेशक काम कर चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। 2 मार्च 2021 को संपन्न दूसरे खेलो इंडिया शीतकालीन राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों 2021 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है?
किसने जीते हैं सबसे ज़्यादा पदक दूसरे राष्ट्रीय शीतकालीन खेल 2021 में? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी। तो 26 फरवरी 2021 से लेकर 2 मार्च 2021 तक दूसरे खेलो इंडिया राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों का आयोजन हुआ था जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में। और इसमें 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1000 एथलीटों ने भी 1000 से भी अधिक एथलीटों ने भाग लिया था। ठीक है, 26 फरवरी को दूसरे खेलो इंडिया राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों का उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री ने वर्चुअली माध्यम से। ठीक है, दूसरे संस्करण में देखा जाए तो जम्मू कश्मीर ने सबसे ज़्यादा पदक जीते, 34 पदक। ठीक है, इन 34 पदक में 11 स्वर्ण थे, 18 रजत थे, 5 कांस्य थे और टॉप पर रहा जम्मू कश्मीर। और मज़े की बात यह है, इसका पहला संस्करण जो हुआ था उसमें भी जम्मू कश्मीर पदक तालिका में टॉप पर था, शीर्ष स्थान पर था। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। 2 मार्च 2021 को भारत और फिलीपींस ने किस मिसाइल की संभावित आपूर्ति हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? कौन सी मिसाइल है वो है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस। तो मार्च 2021 में भारत और फिलीपींस ने ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल एवं अन्य रक्षा उपकरणों की संभावित आपूर्ति हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। बात करें ब्रह्मोस की, तो ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे पनडुब्बी से, विमान से या जमीन से भी छोड़ा जा सकता है। इसे विश्व की सबसे तेज सुपरसोनिक मिसाइल माना जाता है। और ब्रह्मोस मिसाइल का नाम ब्रह्मोस ब्रह्मपुत्र नदी भारत की और रूस की मोस्कोवा नदी के नाम पर रखा गया है। ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई है। स्टेटमेंट बनाकर पूछ सकता है, याद रखना। तो मोस्कोवा नदी है, इससे रिलेटेड प्रश्न एक थंबनेल पर पूछा, उसका उत्तर आपको पता चल गया। भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मोस्कोवा नदी के नाम पर ब्रह्मोस। तो 15 प्रश्न थे ये करंट अफेयर्स के, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।